अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीमी बिल पेश किया गया जिसमें 2 तरमीम प्रपोज की गई। पहली तरमीम के मुताबिक किसी सियासी जमात की जानिब से वाबस्तगी का इकरारनामा यानी डिक्लेरेशन तब्दील नहीं किया जा सकता। जीतने वाले आज़ाद रुकन को 3 दिन के अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत का पाबंद बनाने की तजवीज़ दी गई। इसके बाद कोई आज़ाद रुकन किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकेगा और इसकी किसी सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी इरिवर्सिबल और अनचेंजेबल होगी। पहली रजामंदी को ख़त्म करने के लिए भी किसी भी अदालत का फ़ैसला असरअंदाज नहीं हो सकेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि दूसरी तरमीम में कहा गया कि जिस पार्टी ने मखसूस नशस्तों की फ़हरिस्त ना दी हो उसे मखसूस नशस्तें नहीं दी जा सकती। अब नाज़रीन, समझा ये जा रहा है कि इस कानून साजी का मकसद सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक़ फ़ैसले पर अमल दरामद रोकना या उसमें रुकावट पैदा करना है, क्योंकि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें जो देनी थीं वो मिलने में कानूनी रुकावट पैदा हो सकती है और मामला ताख़ीर का शिकार भी हो सकता है। तो सवाल ये है कि अगर ये कानून बन गया तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का क्या होगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद होते हुए इस किस्म की कानून साजी का प्रपोजल आना क्या ये ज़ाहिर करता है कि हुकूमत और अदलिया अब आमने सामने है। इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़कियाकार नज़्मुल साक़िब साहब, राव खालिद साहब और साक़िब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नज़्मुल साक़िब साहब, पहले तो ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की मौजूदगी के बावजूद इसको कॉन्ट्रडिक्ट करता हुआ एक बिल प्रपोज करना, इससे क्या ज़ाहिर होता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत अदलिया के साथ एक फुल फ्लेज हेड ऑन कन्फ्रंटेशन में आना चाहती है? इस हवाले से हम बात करेंगे अपने तज़कियाकारों से, क्योंकि पीटीआई की भी हम साथ साथ स्टेट कर रहे हैं। पीटीआई क्या कहती है? पीटीआई ये कहती है कि बैरिस्टर गौहर अली ख़ान की ये स्टेटमेंट सामने आई कि पार्लियामेंट में जो कानून साजी होने जा रही है, जो कि अभी हुई नहीं है, अभी स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखा गया, काबीना में इस पर बात हुई है, मगर अभी इसके ऊपर वोटिंग होनी है, उसके बाद ये कानून बनेगा। तो गौहर अली ख़ान साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो कानून साजी होने जा रही है ये गैर आइनी है और गैर कानूनी है, और साथ वो ये कहते हैं कि क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ऑलरेडी मौजूद है, लिहाजा इसको कहा जा सकता है कि अगर ये कानून बन गया तो फिर ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का क्या होगा, ये सवाल बन जाएगा। इसके साथ ही ये भी कि कानून साजी जो करने जा रहे हैं उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है पीटीआई ने। नज़्मुल साक़िब साहब, सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है, उसकी मौजूदगी में एक उसी से कॉन्ट्राडिक्टरी बिल प्रपोज कर देना पार्लियामेंट में, आपको लगता है कि ये एक फुल ऑन हेड ऑन होने जा रही है, कन्फ्रंटेशन में जाने जा रही है हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के साथ? रवीन, देखिए, कुछ ऐसी फिल्में हम लोग देखते हैं जिनके स्क्रिप्ट जो हैं वो लिखे लिखाए होते हैं, किरदार बदल जाते हैं, तरीक़ाकार वही होता है, हिसाब किताब वही होता है। अब देखिए कि अगर आप ये कहें कि जी ये जो बिल आप तरमीम 2017 के इलेक्शन एक्ट में लेके आ रहे हैं, ये कोई अचानक इसकी ज़रूरत पेश आ गई इसलिए कि मुक़न्नना को कई मसाइल दरपेश थे और आइंदा आने वाले इलेक्शन जो हैं वो 2 हफ्ते बाद हो रहे हैं, फिर तो समझ में आती है बात। ये तो सीधा सीधा सा है कि देखिए, ये जो ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना जी, यानी मखसूस नशिस्तों का पीटीआई को पार्टी माना, मखसूस नशिस्तें उनको दी, उसमें इलेक्शन कमीशन ने पहले लैतो लाल की, उसके बाद आधा मान लिया, आधा छोड़ दिया। तशरीह की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत तशरीह है, इलेक्शन कमीशन ने कहा सही तशरीह है। ये मखमसा, ये प्रॉब्लम, ये मुइम्मा जो है शुरू होता है बल्ले के निशान से। ठीक है। और मैं हैरान होता हूँ कि बल्ले के निशान छिनने से लेके आज तक अगर आप वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें ना, तो जिस जिस किस्म की मुसीबतों में पीटीआई ने अपने आप को महसूस किया, ये तो शायद उस डायरेक्टर के पास भी इतना दिमाग ना हो कि इस हद तक जा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट है, सबसे बड़ी अदालत है, वो कह रही है कि ये ऐसे है, और आप क्या करते हैं? पहले इलेक्शन कमीशन बीच में यानी रोड़े अटकाता है और फिर आप यानी साथ ही आप कह देते हैं कि यानी हम जो है वो ये आर्टिकल 6 लगाएंगे और पार्टी को बैन कर देंगे और ये होगा। फिर कोई समझदार आदमी इनको बताता है कि ज़रा रुकिए, ये तुरप के पत्ते जो है ना ये आखिर में फेंकते हैं, पहले ज़रा देख तो लें कि हम अपने असम्बली में बैठ के कुछ कर सकते हैं कि नहीं। तो उधर के जो बुजुर्ग मेहर हैं उन्होंने ये कहा कि ऐसा क्यों ना करें
कि एक तरमीम ले आते हैं कि इन मखसूस नशिस्तों की बात है ना, तो इन लोगों ने, जिन लोगों ने पार्टी का नाम नहीं लिखा था, या फिर ये है उस बुजुर्ग, एक ख़ास बुजुर्ग मेहर जो उसने ये कहा कि इसमें तो आईनी और कानूनी तौर पे एक बुनियाद रखी जा सकती है। मतलब ये हुआ, और याद रहे कि इसका अगर ये पास हो जाता है बिल, अगर ये पास हो जाता है तो इसका इतलाक यूं समझा जाएगा 2017 से रिट्रोस्पेक्टिवली इसको जो है वो यानी माना जाएगा। इसका मतलब है इसके पीछे जो कुछ भी हो सका है 2017 के बाद, तो इसमें 2018 भी आता है और ये फरवरी के इलेक्शन भी आते हैं। अच्छा, अब ये है कि ये सारे स्टैंडिंग जो कमेटी है उसने अप्रूव किया है। जी, रेट्रोस्पेक्टिव में भी अप्लाई होगा ये, आप कह रहे हैं कानून अगर बन गया? जी बिल्कुल बिल्कुल। जो इसका मतलब ये है कि ये जो 8 यानी फरवरी के इलेक्शंस हैं उसमें जो भी यानी आपके इंडिपेंडेंट आपके आए हैं उन पे इतलाक होगा, और मकसद भी वही है। अब ये कि ये स्टैंडिंग कमेटी ने अप्रूव किया, नेशनल असेंबली में जाएगा, उसके बाद सेनेट में जाएगा, सेनेट से फिर अगर अप्रूव हो जाता है प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा और इस पर इंडोर्समेंट हो जाएगी। क्या फ़ायदा होगा जी इसको? आवाम को बिजली कम हो जाएगी, कुछ और हो जाएगा, नुकसान सीधा सीधा सा PTI को है। तरमीम के असरात क्या होंगे अगर ये वाकई तरमीम अप्रूव हो जाती है तो PTI मखसूस नशिस्तों से हाथ धो बैठेगी, ख़ासतौर पे उन 41 के जिनका के नाम वगैरह जो है वो बीच में नहीं, और जिसको के उन्होंने एक बना दिया है, यानी मुहिम्मा बना दिया है इलेक्शन कमीशन ने। सियासी बेयकीनी का तसलसल जो है वो बढ़ेगा, जाहिर है। उसके बाद फिर PTI दोबारा से आप अदालत में देखेंगे कि देखिए जी मुकन्नना ने ये कर दिया, यानी लेजिस्लेचर्स ने ये कर दिया है, हमें जो है वो रिलीफ दिया जाए। ये सिलसिला कब तक चलेगा? ये कब तक ये चूहे बिल्ली का केस टॉम एंड जेरी चलेगा? क्योंकि किसी जगह पे आदमी को रुकना चाहिए। अब क्या है, हुकूमत को अगर आप देखें तो उनका अपना रेज़ा दख्त है, उनकी अपनी यानी रीजनिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे और मुल्कों की तरह पावर पॉलिटिक्स होती है जी। कि आपने ताकत हासिल करनी है, किसी भी तरीके से करें और उस ताकत की कुर्सी पे बैठे रहें, चाहे किसी भी तरीके से। और इस ज़िमन में अगर कोई भी चीज़ अखलाकियात कि आप पावर के लिए किसी भी तरीके से किसी भी हद तक जाकर आप कुर्सी से चिमड़े रहें, डेमोक्रेसीज में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या इसमें ये कह सकते हैं कोई मसाइल हैं यहाँ पर जो कि सामने नहीं आते? देखिए ये तो फिर रामीन मुझे आपको डेमोक्रेसी का पूरा बताना पड़ेगा। बताएं सर, आज बात हो ही जाए डेमोक्रेसी। किस किस्म की डेमोक्रेसी है? आज हो जाए। देखिए ये डेमोक्रेसी जो है ना, ये एक ऐसा परिंदा है, ये फीनिक्स है। हाँ। ये पता नहीं कहाँ पे होता है। पाकिस्तान का भी आप कह रहे हैं फिर कोई बादशाह है? पाकिस्तान का जो बादशाह है ना, उसके बारे में बात करने के लिए आपको लाहौर से इस्लामाबाद आना पड़ेगा। अच्छा, हम एक जगह पे बैठेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में कौन बादशाह है और कौन शहंशाह है। हाँ। और इन दोनों शहंशाहों के ऊपर सुप्रीम लीडर कौन है वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इसको बात को खत्म करते हैं, मेरे बाकी 2 दोस्त भी इधर हैं। डेमोक्रेसी की आपने बात की थी, डेमोक्रेसी इन इट्स ट्रू फॉर्म इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, हिंदुस्तान को देख लीजिए, जिस किस्म की वहाँ पे गुर्बत है, जिस किस्म का वहाँ पे हिसाब किताब है, गुंडागर्दी है, डेमोक्रेसी में ये होता है कि आप हॉर्स ट्रेडिंग ले लीजिए, हिंदुस्तान में होती है, पाकिस्तान में भी होती है। तो ये हमें बताया गया है कि डेमोक्रेसी बड़ी अच्छी चीज़ है और डेमोक्रेसी को सेव करना है। मुझसे पूछेंगी, मैं इंसानों को सेव करूंगा। ये डेमोक्रेसी मेरे लिए है, मैं डेमोक्रेसी के लिए नहीं हूं, लिहाजा मैंने अपने अवाम को देखना है। और इस वक्त की सूरत हाल जो है रामीन, आई एम वेरी सॉरी टू से, इस वक्त की सूरत हाल जो है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने पॉइंट्स गेन कर रही हैं, किसी का ध्यान अवाम की तरफ से नहीं जा रहा। यकीन करें, लोगों की बिजलियां कट रही हैं, लोगों ने 3 खानों की बजाय 1 खाना कर दिया है। तो गुजारिश यही है कि खुदा के लिए डेमोक्रेसी को तो आप बचा ही लेंगे, जरा अवाम को भी देख लीजिए। राव खालिद साहब, सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला दे, हुकूमत को अगर वो फ़ैसला सूट नहीं करता तो वो उसके ऊपर कोई बिल ले आए, कोई तरमीम ले आए, कोई कानून बनाने की तरफ चला जाए। ये सिलसिला कैसे और कब तक चलता रहेगा? क्योंकि इस तरह तो फिर सुप्रीम कोर्ट की रिट, उसकी अथॉरिटी, उसके फ़ैसलों की सिग्निफिकेंस, जो अहमियत है, फिर वो तो ख़त्म हो जाती है।
देखिए, एक तो मैं डेमोक्रेसी पे बात कर दूं छोटी सी। जी जी ज़रूर। 2017 में 2 प्रोफेसर्स थे अमेरिका के, उन्होंने एक रिसर्च की थी काफ़ी 5 साल लगा के। 2017 में उन्होंने रिपोर्ट दी थी, 15 या 17 में दी थी रिपोर्ट। अच्छा। उसमें जो अमेरिका के अंदर जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी थी 66%, वो डेमोक्रेसी के खिलाफ थी। वो कहते थे मार्शल होना चाहिए, एक बंदे की हुकूमत होनी चाहिए, अच्छा। ताकि लोगों को कुछ कंपनसेशन मिले। जिन्होंने डेमोक्रेसी की हमायत भी की, को 12% लोग थे, उन्होंने भी बड़ी मशरूत हमायत की कि ये चीज़ें हों तो फिर हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। तो डेमोक्रेसी के बेनिफिट जो लोग ले रहे हैं वो खुद बहुत तंग है उस डेमोक्रेसी के प्रोसेस से, और जो चीज़ें उसमें होती हैं, और जिस तरह से चीज़ों को सियासी इशू बना दिया जाता है, नॉन पॉलिटिकल इश्यूज को। ये इसमें जैसे हुआ सुप्रीम कोर्ट का जो एक जजमेंट है, इट्स प्योर लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग, ठीक है। उन्होंने एक फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक आई चीज़, उसमें पूरी कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि एक डिसीजन हुआ था जनवरी में बल्ले के निशान का, जिसकी इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन ने गलत की है, और वो इंटरप्रिटेशन इलेक्शन होने से बहुत पहले उन्होंने गलत कर दी। ठीक। उसकी बुनियाद पे जितने स्टेप्स लिए इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें नॉमिनेशन पेपर की फाइलिंग थी, उसमें पीटीआई को जमात ना समझना, उनके पेपर एक्सेप्ट ना करना, आरएस को डायरेक्शन दे दी गई, उनको निशान तो नहीं मिलना था, लेकिन बाकी प्रोसेस सारा उनका वो उन्होंने नल एंड वाइड कर दिया कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। ठीक है। अब जब वो एब इनिशियो ख़त्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये प्रोसेस आपने गलत इंटरप्रिटेशन की है, तो जिस दिन से आपने की है गलत इंटरप्रिटेशन, ये सारा प्रोसेस जो आपने किया गलत किया है, तो हम वहाँ पे वापस चले जाएंगे। अब जब हम वहाँ पे वापस जाते हैं इलेक्शन से पहले, तो 2 सूरतें थी सुप्रीम कोर्ट के पास, 2 ऑर्डर कर सकते थे। एक जो उन्होंने किया कि इसको तसव्वुर किया जाए कि ये नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहे हैं और अपनी पार्टी एफिलिएशन जाहिर कर रहे हैं, उस स्टेज पे उन्होंने उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्व किया जाके कि इनके वो कागज़ उस पोजीशन से एक्सेप्ट किए जाए पार्टी की एफिलिएशन के हवाले से। हाँ। दूसरी ये हो सकती थी कि ये प्रोसेस बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, अनलॉफुल था, वायरस के अगेंस्ट था कॉन्स्टिट्यूशन की, और उसको पूरे इलेक्शन को नल एंड वाइड करार दे सकते थे। वो इस एक्सट्रीम तक नहीं गए, उन्होंने सोल्यूशन निकाला, उन्होंने कहा कि बेहतर तरीके से इसको हल किया जाए। तो उसको अगर कोई मानने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसकी नीयत में बहुत शदीद फतूर है, या तो वो ये चाहता है कि ये जो प्रोसेस सारा हुआ है इसको नल एंड वाइड करके सुप्रीम कोर्ट कहे कि जी बिल्कुल ही सारा कुछ गलत था और आप इलेक्शन दोबारा कराएं जाके, आपने हमारे फैसले को बिल्कुल गलत इंटरप्रेट किया है। पूरी अदालत जब कह रही है तो ये भी फैसला दे सकती है वो कि आपने गलत इलेक्शन कराए हैं, आपकी बुनियाद ही गलत थी उसकी सारी, जिस प्रेमिस पे आपने एक पार्टी को बिल्कुल ही आउट करके बिठा दिया, तो वो दोबारा उस पर भी इलेक्शन पे भी कह सकते हैं। अब मसला ये है कि ये जो सारा इशू है रिजर्व सीट्स का, बेसिकली अभी तो रिजर्व सीट्स का ना, बाकी तो बाद में आएंगी चीज़ें, जब ट्रिब्यूनल के फैसले आएंगे बाकी चीज़ें होंगी। रिजर्व सीट्स के ऊपर जो आइन कहता है, एन आइन के मुताबिक PMLN, PPP और बाकी जमातों को उनकी सीटें मिल चुकी हैं, तो इनका क्या लेना देना है इस सारी चीज़ों से? सही बात है, कोई ताल्लुक बनता है इस चीज़ से इनका? बाकी जो सीटें हैं वो इनको मिल नहीं सकती किसी तरीके भी। ये आइन कहता है, कानून कहता है, भले ये आइन में जो मर्जी तरमीम ले आए, ये इनको नहीं मिल सकती, क्योंकि आइन की बड़े वाज़ेह शिक है कि किस तरह से उसकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे होनी है। अब ये जो ड्रामा कर रहे हैं बुनियादी तौर पे, ये जो लॉ लेके आ रहे हैं, उसमें नई चीज़ क्या है? ये तो ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पे कि 3 दिन के अंदर उन्होंने डिक्लेरेशन देना है आज़ाद उम्मीदवारों ने, और उसके बाद उन्होंने उस जमात में शामिल हो जाना है। जब वो जमात में शामिल हो जाते हैं, वो पार्टी बदलेंगे तो 63A उन पे लगेगा, सीधी सी बात है। उसमें कौन सी ये अमेंडमेंट करके क्या करना चाह रहे हैं? बुज़दिली की इंतहा देखें कि गवर्नमेंट ने बिल नहीं पेश किया। अगर आप समझते हैं एज हुकूमत कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन को रीराइट किया है या कोई और उसमें गड़बड़ की है, तो आप आए ना खुल के फिर मैदान में, आप जमा कराएं। उनको पता है सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिमिट में रहते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हुए, आइन को समझते हुए, कानून को समझते हुए, जो रेजोल्यूशन हो सकती थी इस इशू की, वो उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाए बगैर हुकूमत को, वो कर दी है। ठीक है, अगर वो इसमें बाज नहीं आते तो सुप्रीम कोर्ट अगले स्टेप पे जा सकती है। उसकी पिटीशन फाइल हुई है जो अक्टूबर धांधली की है, उस पे जाके वो ये फैसला कर सकते हैं। इस फैसले को बुनियाद बना के
अगले स्टेप पे जा सकते हैं। तो फिर ये खुश हो जाएंगे जब इनको घर जाना पड़ेगा और दोबारा फिर शायद ये 17-23 सीटें जो भी जीती हैं, रिकॉर्ड जो इलेक्शन कमीशन का खुद बता रहा है, ठीक है, तो फिर उस पर खुश हो जाएंगे ये 17 और 23 सीटों पे जाके। तो ये बुनियादी तौर पे सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, बिला वजह अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं, सियासी जो माहौल है उसको खराब कर रहे हैं। थोड़ी सी बेहतरी किसी तरफ से होने लगती है तो ये बीच में कोई नया लुच डाल देते हैं। बिल्कुल एक कैओस लाने की कोशिश बिल्कुल लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साकिब, आपको क्या लगता है इस कानून साजी के बाद क्या अदालत पर भी प्रेशर आ सकता है? क्योंकि ज़ाहिर उन्होंने तो एक वर्डिक्ट अपना दे दिया है, अब कानून साजी आ गई, तो उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद यकीनी बनाए, ये कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के लिए? 3-4 चीज़ें बड़ी अहम है। प्राइवेट मेंबर जो है उनका ये बिल था, उसको जब लाया गया था जो कायमा कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, वहाँ पे भरपूर तरीके से हुकूमत, पीपल्स पार्टी सब ने उसकी हमायत भी की और उसको चलाया भी। बल्कि जो है वो जो कौमी असम्बली का इजलास था शाम को, उसको भेजा गया कमेटी में, तो कमेटी ने 24 घंटे पहले जो है वो पूरे होने से पहले ही उसको जो है मंजूर कर लिया और वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि 6 अगस्त की तारीख भी बड़ी अहम है कि 6 अगस्त तक जो है वो 12 जुलाई से 6 अगस्त तक 15 वर्किंग डेज बनते हैं, जब इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया कि इनिशली जो जमा करवाने हैं उन्होंने एफिडेविट्स, वो 15 दिनों में। आगे भी टाइम है इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप की जो जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पीटीआई पूरी कर चुकी है, मतलब उन्होंने लिस्ट भी जमा करवा दी, उन्होंने अपनी पार्टी के तरफ ब्याफ पे भी कि ये हमारे मेंबरान है वो भी जमा करवा दिया जो बाद में होना था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो डेट है 6 अगस्त। इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो हुकूमत वक्त क्या लेजिस्लेशन कर लेगी क्योंकि इलेक्शन एक्ट जो है वो इन्होंने पहले भी तरमीम की है, वो जजेस रिटायर्ड लगाने थे और ट्रिब्यूनल तब्दीली वाला, तो वो तरमीम तो ये कर लेंगे। ये सादा जो है वो इस किस्म की कानून साजी जो है वो कर सकते हैं। इसका असर क्या होगा या नहीं होगा, इसमें मुख्तलिफ राय हैं, लेकिन इसका असर होगा नहीं। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया है, उसको आप एक सादा जो है वो कानून साजी करके इस तरह जो है वो नहीं हिला सकते, आपको कोई आइनी तरमीम करनी पड़ेगी। वहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एक आइन की वो 51 जो है वो आइन का आर्टिकल, उसके हवाले से उन्होंने तशरीह की है और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बैठा हुआ था। फुल कोर्ट का फैसला है, उसको इस तरह आम जो है वो कानून साजी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ा तयशुदा है, लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन को ये कहने के लिए मौका मिल जाएगा कि इलेक्शन कमीशन कहेगा कि हाँ जो है वो ये एक्ट बन चुका है, तो हम एक्ट के तहत अब जो है वो पाबंद हैं। फिर एक आखिरी बात इसमें यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आना है, क्योंकि नजरसानी की जो दरखास्तें हैं वो तो 9 सितंबर के बाद टेकअप होंगी। तफसीली फैसला भी अगले 8-10 दिनों में ये इम्कान मौजूद है, ज़राए इसको कंफर्म कर रहे हैं कि आ सकता है। तफसीली फैसला लिखा जा रहा है, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक वजाहत मांगी थी कि हमने 39 को मान लिया, 41 को हम कैसे माने। हालांकि उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सारा कुछ ये देख के, इन डेप्थ देख के ही इनको भेजा है, और उसके बाद जो भेजा है उसकी वजाहत भी, जो वजाहत इन्होंने मांगी थी वो डिटेल जजमेंट में आ सकती है और बहुत सारे सवालात के जवाबात भी आ सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट भी उसी में आ सकती है। और जो ये हुकूमत ने लेजिस्लेशन की है ये भी बड़ी हैरान कुन है कि माजी से इतलाक होगा। अदालतों में तयशुदा उसूल है, तयशुदा उसूल है। अदालतें कहती हैं कि 8 फरवरी को, जिस वक्त या 8 फरवरी से पहले नॉमिनेशन फॉर्म्स जमा हो रहे थे, पॉलिटिकल पार्टी लिस्टें जमा करवा रही थी, या 8 फरवरी के बाद आजाद जो है वो शामिल हो रहे थे, उस वक्त एक कानून अगर एग्जिस्ट नहीं करता था और उस बंदे को नहीं पता था कि कानून है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप 1, 2 या 3 अगस्त को एक कानून बनाएं और ये कहें कि इसका इतलाक 8 फरवरी पे होगा या 8 फरवरी से पहले होगा। ये अदालतों में तयशुदा उसूल है, माजी से इतलाक नहीं हुआ करता। तो ये जो पता नहीं कौन मशवरे दे रहा है हुकूमत को इस किस्म की कानून साजी, ये कानून साजी महाजराई तो बना सकती है अदलिया के साथ, लेकिन इसके असरात जो है वो होते हुए नजर नहीं आते। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है।
वेलकम बैक नाजरीन। मिसिंग पर्सनस के हवाले से आज एक अहम डेवलपमेंट हुई। वफाकी हुकूमत ने मिसिंग पर्सनस के हर ख़ानदान के मुआशी मुश्किलात को दूर करने के लिए एक सपोर्ट पैकेज का ऐलान किया है, जिसके तहत 5 साल से लापता अफराद के ख़ानदानों को फ़ीकस 50-50 लाख रुपए ग्रांट के तौर पर दिए जाएंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि लापता अफराद का मामला काबीना के इजलास में ज़ेर बहस आया है और रियासत तमाम वसाइल का इस्तेमाल करते हुए मिसिंग पर्सनस के मसले को हल करने के लिए पुरअज़्म है। फिर उनका ये भी कहना था कि रियासत माँ की तरह होती है और इसी सोच के तहत मुतासरा अफराद को रिलीफ दिया जा रहा है। राव खालिद साहब, ये रिलीफ कितना खुशाइंद है? देखिए, अच्छा एक सही स्टेप है, सही सेंस में है और पता नहीं इतनी ताख़ीर क्यों हुई इसके ऊपर। हालांकि ये नेशनल कंसेंसस लीगल रेजोल्यूशन ऑफ मिसिंग पर्सनस का एक उसके तहत ये इनिशिएटिव जो लिया गया है बुनियादी तौर पे, तो बड़ा मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बड़ी विजिलेंट रहने की ज़रूरत है हुकूमत को भी, क्योंकि इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है ओवरऑल सूरत हाल जो भी है मिसिंग पर्सन की। उस पर मुल्क के अंदर से मुल्क के बाहर से बड़े अजीबोगरीब इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। इसलिए स्टेट को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हुकूमत को रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जो कह ले कि जो कहते हैं रियासत माँ की तरह होती है, उससे तो ज़रूर लेनी चाहिए, लेकिन किसी भी ऐसे पर्सन के एक्ट को अननोटिस नहीं जाना चाहिए। अगर किस किस्म का पर्सन किसी भी हीनियस क्राइम में, किसी और चीज़ में मुलव्वस है या बाहर जाके किसी जगह पे कुछ कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत से मुख्तलिफ किस्म के हैं लोग, जिसमें कुछ लोग लापता हो गए, पता नहीं लांच में जा रहे थे, कहीं रह गए, क्या हुआ उनको, कुछ अपने किसी जज्बे के तहत किसी तरफ निकल गए, किसी दूसरे मुल्क में चले गए, या पाकिस्तान के अंदर कहीं रूपोश हो गया किसी अपने फैमिली की वजह से। बहुत से उसके पहलू हैं। उन सारे पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख्याल है ये बड़ा साहिब फैसला है कि क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा जो एक्ट कर रहा है पूरी फैमिली को उसका पता हो, या वो जिम्मेदारी हो उसकी, या वो जिम्मेदार हो उस सारी चीज़ों की। तो ये मेरा ख्याल है फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छा एक राइट स्टेप है, इन राइट डायरेक्शन है। और कंपनसेशन जो रिकमेंड हुई थी वो 2.5 थी, इसको 5 बिलियन किया गया है, ये भी बहुत अच्छा स्टेप है। और मेरा ख्याल है इनको जो भी फैमिलीज़ है इस किस्म की, उनके साथ गाहे बगाहे राब्ते में रहना चाहिए, उनके मसाइल को देखते रहना चाहिए। प्लस बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अचानक बाहर जाके सरफेस होते हैं और अपनी फैमिली से रब्ता करते हैं, और उसके बारे में भी उनको पता चलता रहना चाहिए। दूसरी बात है, जो कमीशन इसके ऊपर बना था जब जस्टिस जावेद इकबाल की सदारत में, वो काम कर रहा था और वो बड़ा रेगुलरली अपडेट करता था कितने लोग मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट हुए हैं, किस तरह से हुए हैं, उनमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कितने लोग पता चल गया, कितने लोगों को लोकेट कर लिया गया। वो बड़े रेगुलरली फिगर आते थे। मैं कुछ अर्से से देख रहा हूँ वो फिगर्स नहीं आ रहे। तो उससे भी एक चीज़ जो है ना, ज़्यादा वो एग्जेजरेट हो जाती है, लोग बढ़ा चढ़ा के उसको पेश करते हैं। तो इसको बहुत सा करना चाहिए। लेकिन ये है कि इसमें एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू मेरी नज़र में है, जो हमारा तजर्बा है यहाँ पे पाकिस्तान में, इस किस्म की चीज़ें जब होती है ना, कंपनसेशन की पर्टिकुलरली, तो उसमें बहुत से ऐसे लोग भी दावेदार आ जाते हैं जो सिर्फ लूट मार के चक्कर में होते हैं। अच्छा, आपने देखा BISP के ऊपर जब सानिया निश्चित साहिबा बनी थी हेड, उसकी 7 लाख लोग ऐसे निकले थे जो हमारे बड़े 17, 18, 19 ग्रेड के अफसरों ने उनको शिनाख्ती कार्ड पे वो ले रहे थे 2,500 रुपये, 3,000 रुपये। तो यहाँ तो 50 लाख है। इसके ऊपर स्क्रूटनी बड़ी प्रॉपर होनी चाहिए। अभी 1000 लोगों का सुनने में आ रहा है, शायद 1000 पीपल जिनकी लिस्ट है, लेकिन इसकी प्रॉपर स्क्रूटनी होनी चाहिए, प्रॉपर उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और सही तरीके से उसको देखभाल के ये सारी तकसीम होनी चाहिए। ये ना हो कि फिर कोई वारदाती आ जाए, जो 2,500 नहीं छोड़ते वो 50 लाख कहाँ छोड़ेंगे। ठीक बात है। नज़्मुल साकिब साहब, ज़ाहिर है जो मिसिंग पर्सनस की फैमिलीज़ है, कई फैमिलीज़ ऐसी हैं जिसमें जो लापता होने वाला शख्स था वो वाहिद कफ़ील था उस ख़ानदान का, तो आपको लगता है कि जो अग्रीव्ड फैमिलीज़ हैं, ये सपोर्ट पैकेज उनको कुछ वक्ती रिलीफ दे सकता है? अच्छा इक़दाम है हुकूमत का। देखिए, इस्लाम में कसास भी है और दियत भी है। एक डिफरेंट लेवल पे जो मुझे इस संजीदा मसले का हल रियासत पाकिस्तान ने निकाला है, एक आसान कदम है। एक डिफरेंट लेवल पे मुझे उसी की क्रॉलरी नज़र आ रही है, क्योंकि मिसिंग पर्सन है। अब क्या किया जाए? अब ये किया जाए कि दियत वगैरह पैसे दिए जाते हैं ना, तो उसमें वज़ीर कानून ने मेरे एक सवाल का जवाब दिया, जो कि अभी हम यानी सुन रहे थे, कुछ लम्हे पहले की बात है। जी। तो सवाल मेरा ये था कि क्या ये मुआवजा है उस शख्स का जो कि 5 या 6 साल से मिसिंग है,
तो वज़ीर कानून ने ये वजाहत की, मेरा सवाल उन तक तो नहीं पहुंचा लेकिन जवाब उनका मेरी तक पहुंच गया। उन्होंने ये फरमाया है कि ये मुआवजा नहीं है, ये इमदाद है, इमदाद है, बिल्कुल। लिहाजा ये क्लियर हो गया। ठीक है। देखिए, हुकूमत का एक संजीदा मामले के बारे में सोचते हुए एक संजीदा एफर्ट है, एक संजीदा कोशिश है, जो कि यानी देखते हैं कि इसका क्या असर होता है। जहाँ तक किसी आदमी की, किसी इंसान की, भाई की, बेटे की, बाप की, दामाद की, उसकी रिप्लेसमेंट का ताल्लुक है तो ये 50 लाख तो उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी होंगी यहाँ पे। एक तो ये राव साहब ने इशारा किया कि उसमें बहुत सारे जो घुसपैठिए हैं वो ना कहीं आ जाएं। मेरा कंसर्न ये है कि क्या वो लिस्ट तैयार हो चुकी है, वो लिस्ट किस तरीके से तैयार होगी, बात है। उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, और दूसरा ये है कि क्या ये 50 लाख जो है ये यकमुश्त दिए जाएंगे, क्योंकि ग्रांट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अब ग्रांट जब आती है तो मुझे तो डर लगता है, क्योंकि अगर हम लेते हैं ना चाइना से, अमेरिका से ग्रांट, तो उसके साथ आती है कुछ शराइत। तो क्या ये यकमुश्त रकम मिलेगी और सीधी उनके बैंकों में जाएगी, या कोई इसका तरीक़ाकार कुछ और होगा? ये फैसला जो किया है हमारी कैबिनेट ने और हमारी हुकूमत ने और हमारी रियासत ने, आसान फैसला है, अच्छा फैसला है, मुश्किल फैसला था लेकिन हुआ, देर आए दुरुस्त आए। अब सिर्फ ये देखना है कि सही मानों में, क्योंकि हम जानते हैं कि जब डिसबर्समेंट की बारी आती है ना, जब पैसे देने की बारी आती है, तो एक तो यह है कि घुसपैठिए होते हैं, दूसरा ये होता है कि जो देने वाले हैं वो बांटते कैसे हैं। क्या बंदर बांट होती है कि वाकयातन सही जो यानी वाकई जो सोगवाराने मिसिंग पर्सन हैं उन तक ये पहुंचता है कि नहीं, ये कुछ दिनों बाद हमें पता लगेगा। ठीक है साकिब, यही बात कि ये 1000 ख़ानदानों की जो बात की गई है, फहरिस्त क्या तैयार कर ली गई है, किस तरह से तैयार की गई है, कोई मैकेनिज़्म अभी तक आया है सामने हुकूमत की जानिब से कि किस तरह से ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, किन लोगों को दिए जाएंगे? एक तो जो वफाकी काबीना है उसके सामने आज रिपोर्ट जो मौजूद थी मिसिंग पर्सनस के हवाले से, क्योंकि इससे कबल अदालती अहकामात पर कमेटीज़ बनी थी PDM की हुकूमत में, फिर जो निगरान हुकूमत में भी काम जारी रहा और बाद में भी, और राना सनाउल्ला, इसके अलावा आज़म नज़ीर तारड़ जो वज़ीर कानून है वो भी उसमें इन्वॉल्व रहे। तो वो जो कमेटीज़ की जो फाइंडिंग्स थी वो भी आज फेडरल कैबिनेट के सामने रखी गई। तो उसके तनाजुर में ये फ़ैसला किया गया है। ये फैसला जो है वो इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी है, और बैकग्राउंड ये है कि अदालतों में भी जो केसेस आते रहे वहाँ पे भी वो इस तरह जो मुआवनत है जो मुतासरा ख़ानदान है उनके हवाले से वो कहते रहे हैं। अभी तकरीबन 4-5 रोज़ कबल भी एक जो मिसिंग पर्सनस की फैमिली थी उनके लिए हुकूमत ने 30 लाख रुपए उनकी जो वालिद थे, वालदा, इसके अलावा उनकी जो वाइफ थी, उनके जो बच्चे थे, तमाम के नाम चेक अलग अलग जो है वो बनाकर उन्होंने दिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो ये कदम जो है वो उठाया गया है। इसमें एक जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, डिटेल जो आई है कि एक जो चीज़ ये तासुर बनता है कि आप जब पैसे दे रहे हैं तो इसका मतलब है आप ओन कर रहे हैं। तो वो उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात की है कि हम ओन नहीं कर रहे, कि शायद जो है वो हमारी तरफ से कोई मिसिंग है, तो इसलिए ये जो कंपनसेशन है इसलिए है कि जो मिसिंग पर्सन्स हैं उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं। कोई किसी का कमाने वाला था वो मिसिंग हो गया, वो कैसे जो है वो सफ़र करती हैं, उनके बच्चे सफ़र करते हैं, तो कम से कम उनकी कंपनसेशन हो सके। अब कंपनसेशन जो है वो किस बुनियाद पर होगी, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, SOPs क्या होंगे, अभी तक वो चीज़ें सामने आनी है, क्योंकि फेडरल कैबिनेट ने, और ये फैसला पहली दफ़ा हुआ है, ये एक इसमें जो पॉजिटिव साइड है वो ये है कि ये पहली दफ़ा फैसला हुआ है, आज तक ऐसा फैसला नहीं हुआ। तो ये एक प्लस पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि मिसिंग पर्सन्स के केसेस में चले उनके प्यारे जो किसी का भाई, बाप या किसी का बेटा को मिसिंग है वो वापस नहीं आ रहा, उसको भी रियासत यकीनी तौर पर उसके लिए भी कोशिश कर रही होगी, करनी चाहिए, हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए। वो वापस नहीं आ रहा, जब तक वापस नहीं आता तो इस किस्म की जो कंपनसेशन है कम से कम उनके वो जो दर्द दुख वो तो ख़त्म नहीं कर सकती, लेकिन वो जो कम से कम जो माली इमदाद भी इसको नहीं कहेंगे कि उनको कंपनसेट करना है आपने किसी तरह, तो वो कंपनसेशन के बाद कम से कम उनकी वो माली
मुश्किलात तो कम हो सके। हाँ। तो उस लिहाज से, उस एंगल से ये एक, मैं ये समझता हूँ कि अच्छा फैसला है। बहुत पहले भी हो जाता तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आज इसका होना भी बड़ा पॉजिटिव है। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है। ब्रेक का स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हमास के पॉलिटिकल विंग के सरबराह इस्माइल हानिया उस वक्त शहीद कर दिए गए जब वो ईरान के सदर पज़ेश्कियान की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए ईरान में मौजूद थे। यानी ईरानी सरजमीन पर उन्हें निशाना बनाया गया। अब इस हवाले से दो रिपोर्ट सामने आई। पहले ये बताया गया कि एक टारगेटेड मिसाइल के ज़रिए उनको उनके कमरे में खिड़की तोड़कर निशाना बनाया गया, मगर फिर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह इंकशाफ हुआ कि बारूदी मवाद पहले से ही उनके कमरे में प्लांटेड था। इस पर तहकीकात तो ज़ाहिर जारी है, मगर साथ ही मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल एक बार फिर तशवीशनाक हो गई है। ख़ास तौर से इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान सीज़ फायर की कोशिशें की जा रही थी, फ़िलहाल सबोताश होती हुई नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ ईरान और इत्तेहादियों ने हमास और हिज़्बुल्लाह रहनुमाओं के कत्ल का इंतकाम लेने का अज़्म भी ज़ाहिर कर दिया है। ईरानी लीडर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद ये बयान दिया कि उनके खून का बदला लेना हमारा फ़र्ज़ है, जबकि इजराइल ने अपने मुखालिफिन को ये कह के ख़बरदार किया है कि वो किसी भी जारियत की बहुत भारी कीमत अदा करेंगे, जिससे इलाकाई कशीदगी में इजाफा होने का ख़दशा बढ़ गया है। नज़्मुल साकिब साहब, इस्माइल हानिया की शहादत मशरिक़ वुस्ता पर किस तरह से असरअंदाज हो सकती है? क्या आप नया सिनेरियो बनता हुआ देख रहे हैं मशरिक़ वुस्ता का? सबसे पहले तो इस शहादत पे बात कर लेते हैं रामीन जी। देखिए, जब ईरान को आप देखते हैं ना, तो कासिम सुलेमानी की डेथ होती है, वो उस वक्त इराक़ के हवाई अड्डे पे थे जी, जब उन पे ऊपर ये हमला हुआ और वो शहीद हुए। ये आपका फ्रंट यार्ड है, बैक यार्ड भी नहीं है, ये आपका फ्रंट यार्ड है। आपके सहन के अंदर ये हुआ है, और जो शख्स बीच में मारा गया है, शहीद हुआ है, वो आपका मेहमान था। याद रहे कि ईरान दुनिया की सबसे पहली सुपर पावर थी। ईरान के बारे में जब आप बात करते हैं तो ये कोई आम शाम मुल्क नहीं है। इसकी आप तारीख देखते हैं तो आपको पता लगता है कि इनका कल्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो एक तो हो गई जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह वगैरह। एक अहम पॉइंट इसमें से ये निकलता है कि ये उनके कल्चर पे भी हमला है कि उनकी हॉस्पिटैलिटी जो है, उनके अपने मेहमान को अपने घर के अंदर मारा गया है। तो ये जरा नोट कीजिएगा कि मैं ईरान की बात कर रहा हूँ। दूसरा, ये जो आपने बयान दिया ना कि उसका आप वो जवाब देने का सोच रहे हैं, इसी किस्म का बयान हमने कासिम सुलेमानी के वक्त भी सुना था, और इसी किस्म का बयान जब कासिम सुलेमानी की बरसी मनाई जा रही थी और वहाँ पे बम धमाका हुआ था, तो इस किस्म के बयानात हमने सुने थे। देखिए, ईरान का बहुत कुछ एट स्टेक है इस वक्त। अच्छा, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसके तमाम जो आपके ट्रेड कॉरिडोर्स हैं, उसकी जियो पॉलिटिक्स, और उस पे इस पूरे मशरक़ वुस्ता में जो उनका अमल दखल, यमन से लेके फिर इस तरफ सीरिया तक जो हिसाब किताब है, उनके टेंटिकल्स हर तरफ हैं। हिज़्बुल्लाह का जो है वो फवाद शुक्र जो है, यानी उस पर हमला होता है। इधर आपके हमास के जो हैं वो इस्माइल हानिये पे होता है। जख्मी तो हुआ है ईरान, लेकिन जब ये जवाब देगा, आपने देखा 2 दिन हो गए, और इससे पहले भी आपको याद रहे कि प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का जहाज़ जो है वो एक हादसे का शिकार होता है, उनकी भी डेथ होती है। मैं ये देख रहा हूँ पिछले कुछ अरसे से कि ईरान बहुत सोच समझ के कदम बढ़ा रहा है। सुप्रीम लीडर ने तो कह दिया, लेकिन ये है कि इसमें उनको सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, आपने मशरिक़ वुस्ता की बात की है। देखिए, अक्टूबर में जब हुआ था ना, तो इसराइल ने कह दिया था हमास ख़त्म करेंगे तो बात ख़त्म होगी। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग ड्रॉन वॉर। अब उसकी एनिवर्सरी आ रही है या बरसी आ रही है इस अक्टूबर में, कहना चाहिए। आगे क्या हो रहा है? अमेरिका की कांग्रेस ने खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दी है जब प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ये कहा कि गिव अस द टूल्स एंड वी विल फिनिश द, यानी प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की बात कर रहा हूँ, उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है। और जब वो ये कहते हैं कि गिव अस द टूल्स एंड वी विल फिनिश द बिजनेस। फिनिश द बिजनेस का मतलब क्या है कि ये मामला भी चलेगा, और मुझे गजा की सूरत हाल 2024 से भी आगे जाती हुई नजर आ रही है।
चाइना एकदम से बीच में नहीं आएगा, चाइना के लिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। रूस जो है वो ऑलरेडी यानी यूक्रेन में फंसा हुआ है, उसका स्पेशल ऑपरेशन जारी है। बाकी कौन रह गया? जो जीसीसी कंट्रीज हैं, मुस्लिम उम्मा है, उनका वही स्टैंड रहेगा जो कि यानी गजा के बारे में हमारे सामने आया। हमास की बात करते हैं, इस पे बात अपनी ख़त्म करता हूं। देखिए, हमास के ये बहुत ज़्यादा चहीते लीडर थे और बड़ा ज़ीरक इंसान था। ये बहुत बड़ा सियासी नुकसान हुआ है। ये उसके पॉलिटिकल विंग के हेड थे। अब क्या इनके जाने से, इनकी शहादत से क्या हमास जो है वो टूट फूट गया है, बिखर गया है और अब उसमें कोई जान नहीं रही? नहीं, ऐसा नहीं है। ये याद रहे कि अल-फतह हो या हमास हो, मसला जो है, फोकस जो है वो फ़लस्तीन पे है। कमज़ोर हुआ है थोड़ा सा लीडरशिप की वजह से, लेकिन सेकंड टियर जो आपकी लीडरशिप है ना, वो इस किस्म में आ जाती है। अब आते हैं बात आखिरी इस वक्त की कि फ़लस्तीन जो है, देखिए, किसी बंदे को मार लेते हैं आपने यानी इसको मार लिया, आपने शहीद कर दिया इसको। फ़लस्तीन एक आइडिया है, इस आइडिया को कैसे मारेंगे? लिहाजा मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो कुछ भी इजराइल कर रहा है, जिस किस्म का भी एडवेंचरिज्म इसका है, ये लफ्ज़ जो हमारे फॉरेन ऑफिस ने इस्तेमाल किया, जिस किस्म के भी ये एडवेंचर में मुलव्वस है, क्या इनको नहीं पता, इनके बुजुर्ग महर, इनके स्ट्रेटिजिस्ट इनको नहीं बता रहे कि आप हमास को ख़त्म कैसे कर सकते हैं? वो किसी एक गेटेड कम्युनिटी में बैठे हुए सारे, वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और गजा की बात है तो वो तो उनको तो पता ही नहीं होता किसी को वो है कहाँ। गुरिल्ला वॉरफेयर तो एक अजीब व गरीब किस्म की डायनामिक्स है। तो ये सिलसिला चलेगा। मशरक़ वुस्ता में तेल की महंगाई और होगी। मशरक़ वुस्ता में आपके जो जीसीसी कंट्रीज हैं ख़ास तौर पे, जिनकी बादशाहतें ख़तरे में है, वो और ज़्यादा सहम गए हैं कि पता नहीं ईरान अब क्या करेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ ईरान इज़ गोइंग टू रिएक्ट ऑन दिस इंसिडेंट। और मेरा अपना ये ख्याल है कि बेटर सेंस विल प्रिवेल और वो इसका मोहतात अंदाज में शायद इनडायरेक्टली दें, डायरेक्टली ना दें, क्योंकि जंग जो है वो किसी के भी हक में, किसी की फेवर में नहीं है। बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है इस्माइल हानिया की शहादत कितना बड़ा धचका है फ़लस्तीन या गाज़ा में चलने वाली फ्रीडम मूवमेंट के लिए, और जिस वक्त जंग छिड़ी हुई है? देखिए, हमने जब से होश संभाला है, हम देख रहे हैं एक लैला खालिद करैक्टर था बहुत प्रोमिनेंट, और इस सारी स्ट्रगल में जो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए, जिनका नाम यानी एक आइकॉन है, हीरो है, एक वो जो होते हैं आप कह लें तारीख़ी तौर पे, और जो कहानियों की एक अलफ लैलवी दास्तानें जिस तरह से होती हैं, उस तरह से उनका करैक्टर एक था। उनके जाने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यासिर अरफ़ात जिन्होंने सारी स्ट्रगल की और टू नेशन के ऊपर आकर एक एग्रीमेंट का भी वो हिस्सा बने, कैंप डेविड में जो हुआ सारा मामला तय हुए, तो उनके जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बात वही है जो नजमुल साकिब साहब ने की, जब नज़रिया होता है तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। एक पर्सनैलिटी गई, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, फिर दोबारा से वो अपने उसी नज़रिए पे लोग चल पड़ते हैं। और हम अपने पड़ोस में देखते हैं, कश्मीर हमारे देख लें आप, 70 साल हो गए, 75 साल होने को आ रहे हैं, को फ़र्क पड़ा वहाँ जज्बे में? उसको जेल बना के आपने 2019 से रखा हुआ, को फ़र्क पड़ा? इसी तरह से फ़लस्तीन को भी तकरीबन इतना ही अरसा हो गया, 10-20 साल, 10-15 साल ऊपर नीचे करके, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसका। इन चीज़ों से किसी नज़रिए को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो दुनिया के देखने की बात है वो ये है कि बंदर के हाथ में माचिस आई हुई है, तो आप कब तक उसको बर्दाश्त करेंगे? वो कहाँ कहाँ आग लगाएगा, कहाँ कहाँ ख़राबी करेगा। एक चीज़ नज़र आ रही है बराह रास्त, अगर आप ना भी कहें, बिलवास्ता सारी इंडिकेशंस है कि इसराइल की एजेंसीज इसमें मुलव्वस हैं और वो इस आग को फैलाना चाहते हैं। जो वहाँ पे एक आग लगी हुई है, ज़्यादा अंडर प्रेशर लाना चाहते हैं पूरे रीजन को, और शायद वो जंग को ईरान तक भी फैलाना चाहते हैं, क्योंकि ईरान बड़े अरसे से दोबारा अपने आप को स्टेबल करने में कामयाब हो गया है और दोबारा से वो तगड़ा होने की तरफ जा रहा है। ईरान इराक जंग में उसको बहुत कमज़ोर किया गया, लेकिन स्टिल उसने सर्वाइव किया, और वो बहुत एक हिस्ट्री है पूरी ये फारिस की। और जिस तरह से दिलशाद साहब ने कहा कि वो कोई 70 साल 80 साल वाली कौम नहीं है, हज़ारों साल की हिस्ट्री है उनकी, और उनके ये सारी चीज़ों से उनका तजर्बा है, इन चीज़ों से गुजरे हुए हैं वो, और वो इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं है। लेकिन बेटर सेंस प्रिवेल करेगी, क्योंकि ईरान का मैयर रिस्पॉन्स होगा। लेकिन इंटरनेशनल इदारों की जिम्मेदारी है सबसे पहले तो कि एक इम्पॉर्टेंट ओकेजन के ऊपर ईरान के अंदर ये इंसिडेंट जो होता है, एक गैर मुल्की मेहमान वहाँ पे मौजूद है
उसके साथ ये जो वाक़या होता है उसके ऊपर इंटरनेशनल इदारों को अपना पूरा ताउन देना चाहिए इस मामले को प्रोब करने के लिए, क्योंकि इसके रिपरकशंस बहुत सीरियस हैं। ये अगर ईरान प्रोपोर्शनल जवाब देता है, हाँ। से वो इसराइल की किसी बड़ी शख्सियत को निशाना बनाते हैं करते हैं, तो उससे क्या होगा? उससे ये जंग फैलेगी, नेचुरली फैलेगी। अमेरिका कहता है हम डिफेंड करेंगे, खलीज फारस में उसने अपना बैरी बेड़ा भी भेज दिया है, तो उससे क्या होगा? एक सप्लाई लाइन पूरी इफेक्ट होगी। बहुत से मुल्क उसके अंदर जंग में उनको एक तरह से ज़बरदस्ती धकेल दिया जाएगा। अच्छा। तो बहुत सीरियस कंडीशन हो सकती है। इसलिए इंटरनेशनल इदारों की जिम्मेदारी है, इंटरनेशनल कुव्वतों की जिम्मेदारी है, सबसे इम्पोर्टेंट अमेरिका की जिम्मेदारी है, जिसका ये बिगड़ा हुआ बच्चा जो है पूरे वो खत्ते तो के अभी भी लिए सपोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन राव खालिद और साहब पूरे जो मुल्क सीज फायर दुनिया की के लिए एक एफर्ट्स की तरह जा से रही थी, आपको लगता है इसको भी ये भी अब खतरे में है, सीज फायर का मसला लटक गया है इसके बाद? ये नेचुरली मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, ये तो जंग को बढ़ाने और फैलाने की बात हो रही है। आप समझते हैं कि इस्माइल हानिया की शहादत के बाद वो हमास कहेगा जी वो हमारा तो बड़ा नुकसान हो गया, तो हम तो आपसे माफ़ी मांगते हैं, आपके कैदी भी छोड़ते हैं और हम बिल्कुल हथियार भी फेंक रहे हैं और आप आ जाए हमें मारें और जो मर्जी करें हमारे साथ। ये तो नहीं होगा ना, ये हुआ है 65-70 साल से ये नहीं हुआ। बहुत से ऐसे मराहल आए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई। मसला ये है कि इसका हल जब तक नहीं निकाला जाएगा, इसको अच्छे तरीके से 2 स्टेट का करें या व्हाटएवर जिस तरह से वो करना चाह रहे हैं, जब तक ये नहीं होगा हर फ्रीक अपनी जगह पे सुकून से नहीं बैठेगा। इसराइल के लिए आज शायद बहुत कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हो, आज शायद उसको बड़ी इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल हो, सब कुछ है। दुनिया की डायनामिक्स जब चेंज होती है ना, फिर कोई आपका वाली वारिस फिर नहीं होता। जब अमेरिका को अपनी प्रॉब्लम हो जाएगी, बाकी मुल्कों को अपने मसाइल में घिर जाएंगे, तो फिर इनको कोई पूछने नहीं आएगा, फिर इनको हर तरह से जूते पड़ेंगे, इनकी फिर तसल्ली हो जाएगी। दूसरी जो है, जो बेहिस्सी हमारे बशर के वस्ता में है, उसके ऊपर मैं ज़रूर कहूँगा कि ज़मीन जुम्बन न जुम्बत गुल मोहम्मद, पूरी दुनिया से सब कुछ हो रहा है जिस तरह से वो कर सकते करते। जो सबसे इंपॉर्टेंट मुस्लिम ममालिक खासतौर पर बशर के वस्ता में मौजूद है, जिनकी अपनी पीस बड़ा खतरे में है, उनको थोड़ा सा हिम्मत दिखानी चाहिए। हमले का नहीं मैं कह रहा, कम से कम एक जोरदार बयान ही दे दे, कम से कम इसराइल को वार्निंग ही दे दे, तो शायद कुछ बेहतर हो जाए। साकिब, ये सारा सिनेरियो आप किस तरह से देख रहे हैं, खासतौर से ईरान की सरजमीन पर यह हमला होना, ईरान की अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पर कितना बड़ा सवालिया निशान है? सवालिया निशान तो यकीनी तौर पर बहुत बड़ा है कि वहाँ पे उनके मेहमान थे इस्माइल हानिया, और वहाँ जो है वो उनको इस तरह शहीद कर दिया गया। उनकी जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जो इंटेलिजेंस है, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कल कोई और भी इस किस्म का अटैक जो है वो हो सकता है। इस्माइल हानिया जो है वो इनकी बड़ी तवील जो है वो स्ट्रगल है। 1987 में पहले यूनिवर्सिटी लेवल से होकर जो 1987 से ऑनवर्ड वो बहुत एक्टिव रहे। 2006 से लेकर जो 2006 में भी अटैक हुआ, उन पर बाद में भी अटैक मुख्तलिफ जगहों पे होते रहे, उनका पीछा किया जाता रहा। अभी रिसेंटली भी जब 7 अक्टूबर को जब हमास की जानिब से वो एक सिलसिला शुरू हुआ, वहाँ पे अटैक किया गया इसराइल पर, तो उसका ऐलान भी उन्होंने किया, जो अल जज़ीरा टीवी पे आके इन्होंने ही किया। लेकिन इसमें इनके जो 3 बेटे थे, 5 पोते थे, बहन थी, वो भी इसी में शहीद हुई, इसी में। तो इनका जो ख़ानदान है उसकी भी कुर्बानियाँ, इनकी कुर्बानियाँ जो अलग हैं, इसका बहुत बड़ा जो असर वो पड़ता है, वो देखें कि जो एक सफाकियत है जो नेतन्याहू की हमें नज़र आ रही है, वो वहाँ पे नहते जो फ़लस्तीनी हैं, गज़ा में बच्चों को उनको निशाना बनाया जा रहा है, ख़वातीन को शहीद किया जा रहा है। लेकिन जो दुनिया भर के जो ताकतवर ममालिक हैं, जो यूरोपियन ममालिक हैं, वो उसके साथ आज भी जो है वो उसके साथ खड़े हुए हैं। फिर अभी रिसेंटली ये कोशिश जारी थी, को मुज़ाकरात हो रहे थे, जंगबंदी की कोशिश जारी थी, जिसमें अमेरिका भी, कतर भी, मिस्र भी जो शामिल है, हमास, इसराइल, इन तमाम स्टेक होल्डर्स जो है, इनका बड़ा एक्टिव रोल था इस्माइल हानिया का इस हवाले से भी। और वो जो जंगबंदी की कोशिश हो रही थी, उस जंगबंदी की कोशिशों को भी दचका जो है पहुँचेगा। बिल्कुल ठीक है। नजमू साकिब साहब, आज क्या सवालात लेकर आए हैं नाजरीन के लिए? जी शुक्रिया रामीन। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। ज़रूरी सवाल पहले जी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि इस्माइल हानिये के कमरे में पहले से ही बम नस्ब था जी। यानी ये तो पता चला लिया आपने, ये भी पता चला लेते कि किसने किया वो नस्ब। ज़रूरी सवाल ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स को ये इल्हाम हुआ है या उनका नुमाइंदा भी साथ वाले कमरे में कहीं क़याम पजीर था तो उसको पता लगा। वेरी इंपॉर्टेंट।
आज का गैर ज़रूरी सवाल। जी। इदारा शुमारियात ने इत्तला दी है कि महंगाई 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि ये इत्तला कि महंगाई कम हो गई है, ये पाकिस्तान के बारे में है, और अगर पाकिस्तान के बारे में है तो इसके समरात अवाम तक क्यों नहीं पहुंचते दिखाई दे रहे। बिल्कुल ठीक है नाजरीन, ये सवालात आपके लिए छोड़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।